क्या डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए क्या करनी चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं या कोई एडवोकेट कर रहा होता है तो कॉन्फिडेंट दिखता है ऊपर से, लेकिन अंदर ही उसके बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आपको मैं आज की वीडियो शुरू करने के पहले कुछ बातें बताता हूँ। 1872 से लेकर 2022 तक 150 साल, एक एक्ट को 150 साल हो जाता है। उसके बाद कमीशन, पहले भी कमीशन बनते हैं, बाद में बनते हैं कि उसको चेंज करना है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल सेम होता है, केवल एक्ट का नाम बदल जाता है। बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। ऐसा क्या था उस व्यक्ति में जिसने इसको लिखा कि आज भी उसको वो एक्ट उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना 150 साल पहले था। और कौन था वो जीनियस? वो आदमी था जो बैरिस्टर था, लंदन में प्रैक्टिस करता था। उसके बाद लॉ मेंबर बन के इंडिया आया और उसकी जिम्मेदारी दी गई लॉ, एविडेंस रिलेटेड लॉ को कंपाइल करने की और लिखने की, ड्राफ्ट करने की। उसका नाम था जेम्स फ्रीज जेम्स स्टीफन। और उसकी जो मास्टर स्ट्रोक थी इस पूरे केस में, जो पहले और बाद में जो प्रिवेल कर रहा है, उसने रेलिवेंसी और एडमिनिस्ट्रेबिलिटी को इतना बेहतर डिफ़ाइन किया और इससे जुड़े हुए छोटे छोटे शब्दों को इतना बेहतर डिफ़ाइन किया कि आज भी वो उतना ही सफल है या उतना ही एप्लीकेबल है जितना वो उस दौर में हुआ करता था। और उसने इस चीज़ को जज करने के लिए किसी गेसवर्क पे नहीं छोड़ा। खासकर जजेस को जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रेलिवेंसी को लेकर जो दिक्कत आती थी पहले, वो किसी गेसवर्क पे मत नहीं छोड़ा और उसने बहुत चीज़ों को ऐसा कंपाइल कर दिया कि एडवोकेट और जजेस दोनों के लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं कि डॉक्यूमेंट एक वर्ड है जो बड़ा बेसिक वर्ड है। उसको उसने जो सिंपल शब्दों में डिफ़ाइन किया कि डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिस पर किसी व्यक्ति के विचार लिखे जा सकते हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट के रूप में हो या किसी मार्क के रूप में हो। तो ये कितना सिंपल शब्द है, लेकिन इतना ऑल इंक्लूसिव और आज भी उतना ही वैलिड है, जबकि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक चेंज कर चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि क्या इफ़ेक्ट होता है मार्किंग का और क्या डॉक्यूमेंट के प्रूफ को कितना अफेक्ट करता है। उस डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करने में वो कितना इफ़ेक्ट करता है। और इसका क्या मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट तो प्रूव हो गया लेकिन उसके कंटेंट्स प्रूव नहीं हुए। तो इन चीज़ों पे हम आपसे चर्चा करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे कोई फैक्ट डिस्प्यूट में है, उसका ट्रुथ डिस्प्यूट में है, तो क्या सिर्फ सिग्नेचर के एडमिट कर लेने से या हैंडराइटिंग के एडमिट कर लेने से या उसके एग्जीक्यूशन को एडमिट कर लेने से वो डॉक्यूमेंट का कंटेंट्स प्रूव हो जाता है? या दूसरी बात कि जो डॉक्यूमेंट को लेकर ऑब्जेक्शन किए जाते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? डॉक्यूमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव में जनरली दो तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं। पहला कि डॉक्यूमेंट अपने आप में इनएडमिसिबल है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि अगर कोई सेल डॉक्यूमेंट है और वो रजिस्टर्ड नहीं है और सेक्शन 17 में ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, तो सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट वो कहता है कि भाई वो एविडेंस में नहीं लिया जा सकता, तो वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं है। तो क्योंकि लॉ ने उसको प्रोहिबिट कर दिया। दूसरा ऑब्जेक्शन लिया जाता है किसी डॉक्यूमेंट को लेकर कि वो एडमिसिबल तो हो सकता है लेकिन उसका मोड ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेक्टिव है, और ऑब्जेक्शन मोड ऑफ प्रूफ को लेकर होता है। और ये दोनों जो डिस्टिंक्शन है या डिफरेंसेस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि पहले वाले केस में तो जो ऑब्जेक्शन है वो लिया गया, पहले लिया गया, नहीं लिया गया, बाद में किसी भी स्टेज पे लिया जा सकता है। लेकिन दूसरे वाले ऑब्जेक्शन में जिसमें मोड ऑफ प्रूफ को लेकर जो ऑब्जेक्शन है वो अगर नहीं लिया गया इनिशियल स्टेज में, उसके एग्जीक्यूशन की स्टेज पे, तो उसका प्रिजम्पशन ये जाता है, उसका मतलब ये जाता है कि भाई जो अपोजिट पार्टी है उसने वेव कर दिया अपने उस राइट को, ऑब्जेक्शन लेने को राइट को, तो वो बाद में नहीं लिया जा सकता। कि हम ये देखते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट को मार्क तो करती है लेकिन उस पर ये लिखवा देती है कि ऑब्जेक्टेड अलाउड सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन, कि भाई अभी हम डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी काम है वो आगे कर रहे हैं, लेकिन इसके ऑब्जेक्शन जो रेज़ किया गया है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे।
और ये सही भी है। इसको कई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में इसको सही इसलिए ठहराया गया कि भाई काम रुकता नहीं है, नहीं तो अगर वो हर एक चीज़ को वहीं डिसाइड करे तो एक तो काम रुकेगा, कल होके दूसरी पार्टी उसको ऑब्जेक्शन करेगी। तो नॉर्मली जो प्रैक्टिस होता है कि चलो अभी तो आपका ऑब्जेक्शन लिखा दिया, और जब इसकी एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट की हम फाइनल स्टेज पर फाइनल डिसीजन के समय डिसाइड कर देंगे, और उस समय कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करेगी उस ऑब्जेक्शन पे। नॉर्मली आप समझते हैं इस बात को, नॉर्मली कोर्ट में क्या प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है। कोर्ट में डॉक्यूमेंट यूजुअली तब एग्जिबिट मार्क होते हैं जब पहला अपोजिट पार्टी उन्हें एडमिट कर ले, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो एडमिटेड डॉक्यूमेंट हो गया। सेक्शन 58 आपका एविडेंस एक्ट में क्लियरली है कि फिर उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि अगर अपोजिट पार्टी उसके फॉर्मल प्रूफ को डिस्पेंस कर दे, वेव ऑफ कर दे अपने राइट को ऑब्जेक्शन करने का, उसको ऑब्जेक्शन ना करे। तीसरा कि मार्क तब होता है कोई सर्टिफाइड कॉपी है पब्लिक डॉक्यूमेंट का, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको मार्क किया जा सकता है। चौथा कि भाई डॉक्यूमेंट इवन अदरवाइज एडमिसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसको मार्क करने में, कोर्ट उसको मार्क कर देती है। पांचवा कि डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है तो जो एक प्रिजम्पशन जाता है उसके जेन्युइननेस का, उसको देखते हुए मार्क कर देती है। या छठा, कोई जुडिशियल एविडेंस के जरिए प्रॉपरली प्रूव किया गया हो वो डॉक्यूमेंट, तब भी डॉक्यूमेंट मार्क हो जाता है। इसलिए हर एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं होता, एक केवल एग्जिबिट हो जाने से प्रूफ नहीं होता। उसके खासकर जब जहाँ तक कंटेंट्स को लेकर जो बातें हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जिबिट जो है केवल आपको डॉक्यूमेंट की आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जबकि उसको उसका प्रूफ जो है उसकी लीगल वैल्यू है। तो जो ब्रॉडली स्पीकिंग कह लें, मोटे मोटे शब्दों में जो आज का जो फाइंडिंग है, आज का जो डिस्कशन है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना अलग बात है, डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना अलग बात है। एग्जिबिट करना से प्रूफ नहीं हो जाता, वो प्रूफ का सब्स्टिट्यूट नहीं है। और यही एविडेंस लॉ की ब्यूटी है, और यही रीज़न है कि मैंने जो कहा सर जेम्स फ्रीजमैन स्टीफेंस का ड्राफ्ट आज भी उतना ही इफ़ेक्टिव है, वैल्यूएबल है, जितना कि आज से 152 साल पहले हुआ करता था। अब आपको अगर ये टॉपिक यूज़फुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने लोगों से शेयर कीजिए जो लीगल इंफॉर्मेशंस में और उसके डिस्कशन में इंटरेस्टेड हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट के ज़रिए एक बात बताइए, क्या आपको एविडेंस लॉ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एडमिसिबिलिटी पर होता है, या कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए जो प्रोविज़न है, जो रिक्वायरमेंट है, वो क्लियर नहीं होता? आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और हमारे इस आज चौथा पार्ट है इस एविडेंस सीरीज़ का। आपको लगता है कि आप बेटर प्रिपेयर हो रहे हैं एविडेंस से रिलेटेड लॉज को लेकर, और उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है, आप ये बात भी अपने कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा। और अगले वीडियो में फिर किसी इम्पॉर्टेंट मोशन, और कोशिश करूँगा कि अब जो अगला वीडियो बनाऊँ मैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे उस पर मिले हैं अपने व्यूअर्स के द्वारा और अपने फ्रेंड्स के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।